दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर डिसेंट इनटू केओस ऑन द म्यांमार क्राइसिस और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख इन द वेक ऑफ चाइना यूएस राइवलरी इंडिया नीड्स टू रिबूट इट्स आसियान स्ट्रैटेजी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत आसियान बेमिसाल 30 साल। भारत और आसियान के रिश्तों के 30 साल पूरे होने वाले हैं। इन 30 सालों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग साल दर साल मजबूत हुआ है। चाहे सामरिक सहयोग की बात करें या फिर सड़क, संचार और मुक्त व्यापार जैसे पड़ावों की। 30वां साल इन रिश्तों के लिहाज से काफी अलग है। गौरतलब है कि 2022 में भारत आसियान साझेदारी के 30 साल पूरे होने को हैं और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आज भारत लुक ईस्ट पॉलिसी से कहीं आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसके पीछे भारत के व्यापारिक और सामरिक हित तो हैं ही, लेकिन इस क्षेत्र के देशों के साथ सदियों पुराने रिश्ते भी हैं। इसमें रामायण और बौद्ध धर्म जैसे पुल भी हैं जिनसे गुजरकर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के करीब आते रहे हैं। ये देश हाल ही में आसियान के 18वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में एक दूसरे से मिले हैं। लिहाजा हम भारत आसियान देशों के अब तक के सफर की बात करेंगे। इन रिश्तों के इतिहास की भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आसियान भारत के लिए इतना खास क्यों है। आसियान के सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, आसियान भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज के ऑडियो आर्टिकल में हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। तो आइए विचार करते हैं सबसे पहले आसियान शिखर सम्मेलन 2021 के अहम बिंदुओं पर। बीते 28 अक्टूबर को आसियान के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई दारुस्सलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने की। यह सम्मेलन वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर विषय के साथ आयोजित किया गया। इस बैठक की खास बात यह रही कि इस बार म्यांमार को इस सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया था। गौरतलब है कि फरवरी में जनरल मिन ऑन्ग लाइंग ने म्यांमार में तख्ता पलटकर सैन्य शासन लागू कर दिया था और खुद को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। म्यांमार में लोकतंत्र के दमन की वजह से आसियान देशों ने जुंटा सेना प्रमुख को सम्मेलन में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया। मौजूदा सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा कोविड-19 और इसके प्रभाव के साथ साथ स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा, संस्कृति सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन भी किया गया। सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक सुधार सहित कई अहम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। यह भारत और आसियान को बड़े स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति और भोजन भारत आसियान संबंधों की झलक है। यही वजह है कि आसियान की एकता और केंद्रीयता भारत के लिए हमेशा से ही एक अहम प्राथमिकता रही है। आसियान भारत के वैश्विक आर्थिक जुड़ाव के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इस सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत के लिए आसियान आउटलुक यानी AOIP और भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल यानी IPOI के बीच सामंजस्य पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग पर आसियान नेताओं के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। इन राजनेताओं ने भौतिक, डिजिटल और देश के लोगों के लिए आपसी जुड़ाव के साथ साथ भारत आसियान जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। भारत आसियान सांस्कृतिक गठजोड़ को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान सांस्कृतिक धरोहर सूची तैयार करने के लिए भारत की ओर से जरूरी मदद की पेशकश की। व्यापार और निवेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और मजबूती के साथ साथ इंडिया आसियान FTA को और बेहतर बनाने की बात कही।
सम्मेलन के दौरान की गई अन्य चर्चाओं में दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित साझा हित और गंभीर चिंता वाले क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल किया गया। आइए अब भारत आसियान संबंधों की पृष्ठभूमि और सहयोग के बिंदुओं को देख लेते हैं। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान का गठन किया गया था। मौजूदा समय में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान के साथ भारत के संबंध हमारी विदेश नीति की आधारशिला के रूप में उभरे हैं। यह संबंध 1990 के दशक के शुरुआत में बनाई गई लुक ईस्ट पॉलिसी से उभरे हैं। इसकी वजह से भारत 1992 में आसियान का सेक्टोरल वार्ता साझेदार, 1996 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार और 2002 में एक शिखर स्तरीय भागीदार बना। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में भारत आसियान संबंधों की 20वीं सालगिरह के दौरान दोनों पक्षों के बीच सामरिक रिश्तों की शुरुआत हुई। इसके बाद 2014 में 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा से इन संबंधों को एक नई गति मिली। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत आसियान एकीकरण के लिए कनेक्टिविटी, वाणिज्य और संस्कृति पर अधिक फोकस किया गया है। आपको बता दें कि आसियान और भारत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के समान हितों को साझा करते हैं। भारत आसियान हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये समुद्री क्षेत्र आसियान के कई सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी हैं। ऐसे में हमें देखना होगा कि आसियान के हर एक देश के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो आइए अब सभी आसियान देशों और भारत के बीच संबंधों को फौरी तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम थाईलैंड की बात करेंगे। दरअसल थाईलैंड आसियान देशों में से एक अहम व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। यह भारत में निवेश करने वाले अहम देशों में से एक है। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गया है। यह आसियान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और बिम्स्टेक के लिए भारत का एक घनिष्ठ सहयोगी है। साथ ही यह मेकांग गंगा सहयोग, एशिया सहयोग वार्ता और हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के संगठन में भी साझेदार है। अब बात करें वियतनाम की, तो भारत के इसके साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और सद्भावपूर्ण संबंध हैं। इन संबंधों की जड़ें विदेशी शासन से मुक्ति के लिए एक जैसे संघर्ष और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हैं। जहां एक तरफ महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हो ची मिन जैसे महान नेताओं ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया था, वहीं द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग भारत और वियतनाम के बीच सामरिक साझेदारी के अहम आधार स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आइए अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर भारत और आसियान के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यह पूर्व के देशों के साथ भारत के लिए प्रवेश द्वार की तरह है। सिंगापुर भारत का एक अहम आर्थिक साझेदार और सामरिक सहयोगी है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध सद्भाव, सौहार्द और भरोसे पर टिके हुए हैं। सिंगापुर भारत का प्रमुख निवेश स्रोत है। हजारों भारतीय कंपनियां सिंगापुर में पंजीकृत हैं। इसके अलावा सिंगापुर की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से भारतीय पर्यटक समूह तीसरे स्थान पर आता है। आइए अब हम म्यांमार की बात करते हैं। भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी साझा जमीनी और समुद्री सीमा है। हमारे बीच मित्रता की जड़ें सांस्कृतिक परंपराओं में निहित हैं। हमारी साझा बौद्ध विरासत हमें उतने ही घनिष्ठ रूप से बांधे हुए है जितना पुराना हमारा ऐतिहासिक अतीत है। भारत द्वारा श्वेतगोन पगोड़ा और बेगान के आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार इस मित्रता के साक्षी हैं। औपनिवेशिक युग में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध आजादी की साझा लड़ाई का भी हिस्सा रहे। गांधी जी ने कई बार यंगून का दौरा किया था। बाल गंगाधर तिलक को कई साल के लिए यंगून भेजकर देश निकाला दे दिया गया था। आजादी के बाद से हमारे साझे व्यापार और निवेश संबंध में भी बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से परिस्थितियां बदल सकती हैं। आइए अब बात करते हैं भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों की। तो दोनों देश सामरिक साझेदार हैं और कई बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मंचों में सहयोगी भी हैं। आसियान में मलेशिया भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरकर सामने आया है।
साथ ही भारत में निवेश करने वाला मलेशिया आसियान देशों में सबसे अहम निवेशक है। बीते सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत और मलेशिया के बीच 2011 से ही एक विस्तृत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग समझौता चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान को रोकने के लिए संशोधित समझौते पर मई 2012 में दस्तखत किए गए और सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2013 में समझौता हुआ। इसी तरह फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस के साथ व्यापार और कारोबार की अनेकों संभावनाएं हैं। इसके अलावा साझी चुनौती आतंकवाद से निपटने की दिशा में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं ब्रुनेई और भारत संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल, आसियान रीजनल फोरम आदि संगठनों के साझा सदस्य हैं। विकासशील देशों के रूप में मजबूत पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर ब्रुनेई और भारत के विचारों में काफी हद तक समानता है। भारत और लाओस के बीच संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। भारत लाओस के विद्युत वितरण एवं कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने लाओस को ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम की सुविधा प्रदान की है। दोनों देशों के पास सेवा क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। भारत आसियान सेवा और निवेश समझौते का लागू होना सेवा क्षेत्र में हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। बात करते हैं कंबोडिया की, तो दोनों देशों के बीच परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अंकोर वाट मंदिर का भव्य ढांचा हमारे प्राचीन ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक शानदार प्रतीक है। अंकोर वाट मंदिर और तापरोम मंदिर के पुनरुद्धार में भारत का अहम योगदान रहा है। दोनों देशों ने अपने संबंधों का विस्तार संस्थागत क्षमता विकास, मानव संसाधन विकास, सामाजिक विकास परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सैन्य सहयोग, पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में किया है। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया हिंद महासागर में भारत से महज 90 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों सालों से साझी सभ्यता और संस्कृति के संबंध रहे हैं। ओडिशा का वार्षिक बाली यात्रा का उत्सव, रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े स्तर पर इंडोनेशियाई भूभाग में देखने को मिलती हैं। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच संबंध रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आसियान में इंडोनेशिया भारत का लगातार सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना हुआ है। तो ये तो बात रही भारत आसियान देशों के रिश्तों की, लेकिन अब हमें उन सभी पहलुओं को भी देखना और समझना होगा जो इस क्षेत्र में चुनौती के रूप में सामने आते हैं। तो आइए जानते हैं भारत आसियान की कुछ चुनौतियों के बारे में। इस क्षेत्र में चीन का विस्तारवादी रवैया भारत और आसियान दोनों के लिए ही चिंता का सबब है। इस रवैये के जरिए चीन हमेशा से अपनी आर्थिक और सैन्य हठधर्मिता दिखाता रहा है। चीन के इस रवैये की वजह से अमेरिका को इस क्षेत्र में दखल देना पड़ता है। आज के समय में यह स्थिति एशिया प्रशांत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में उभरकर सामने आई है। डर है अमेरिका चीन के बीच की यह रस्साकशी आसियान देशों के लिए आगे चलकर कहीं चिंता का सबब न बन जाए। यदि यह भू-राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती रही तो यह पूरे आसियान क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर विवाद, उत्तर कोरिया परमाणु विवाद, हिंद महासागर में जहाजों की सुरक्षा और इस क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थायित्व चिंता के अन्य मुद्दे हैं। इसके अलावा आसियान के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों में से एक है मजबूत संस्थानों का अभाव। दरअसल आसियान के पास अपने सामूहिक निर्णयों के कार्यान्वयन की सफलता की गारंटी देने के लिए संस्थागत संरचना का भी अभाव है। इसके अलावा आसियान देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताएं हैं। प्रत्येक सदस्य को अपनी अनूठी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन ऐसा लगता है कि प्रत्येक के पास अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आंतरिक मामलों पर ही अधिक ध्यान देना समग्र रूप से आसियान की भलाई को प्रभावित करेगा। इसके अलावा आसियान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से भी मुक्त नहीं है। इस क्षेत्र के भीतर सीमा विवाद और संघर्ष, अवैध प्रवास, निर्जातीय संकट और मेकांग नदी पर बनने वाले बांध की वजह से आसपास के जीवन को खतरा जैसी अन्य गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं।
तो आइए इस सब के मद्देनजर ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। आसियान भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक, भू-राजनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर भू-राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिए आसियान का साथ भारत के लिए जरूरी है। ध्यातव्य है कि दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक गैस एवं तेल के व्यापक भंडार हैं। ऐसे में भारत आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध कायम कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। इन सब के अलावा भारत को आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते का बेहतर उपयोग करना होगा। इसके लिए कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेड कॉरिडोर में बदलना होगा। आसियान और भारत को व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया यानी AIFTA से भी आगे निकलकर एक उच्च गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के निर्माण के लिए भी काम करना होगा। इससे दोनों पक्षों में निवेशों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में मेड इन इंडिया का निर्यात सुगम होगा। इन सब के अलावा त्रिस्तरीय भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग के विस्तार के काम को भी गति देने की जरूरत है। भारत आसियान वायु परिवहन समझौते को भी शीघ्र अंजाम देना होगा। इससे कनेक्टिविटी और आवागमन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ व्यवसाय, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी आपसी सहयोग का एक अन्य जरूरी पहलू है जो आगे आने वाले समय में दोनों पक्षों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को एक नया आकार दे सकता है। इससे भारत की आधार योजना भारत आसियान फिनटेक प्लेटफॉर्म को समन्वित करने अथवा ई-पेमेंट प्रणालियों को कनेक्ट करने के लिए कई नए अवसरों की तलाश कर सकती है। इन सब के अलावा आसियान को भी अपनी आंतरिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में काम करना होगा। क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में भी काम करना जरूरी है। आसियान को सुशासन, समावेशी विकास, सतत विकास और लोकतंत्र के विकास को बढ़ाने की दिशा में भी बेहतर काम करने की जरूरत है। आसियान को अपने क्षेत्रीय समन्वय और संपर्क को भी बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास आदि को भी दुरुस्त करना होगा। यदि आसियान समावेशी और सतत विकास हासिल करना चाहता है तो वाणिज्यिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की जरूरत होगी। आसियान को मेकांग नदी से जुड़े मुद्दों और दक्षिण चीन सागर में विवादों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इन सबके अलावा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तंत्रों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्राथमिकता देने की भी जरूरत है। आसियान को एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने, दक्षिण चीन सागर के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करने और इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करना होगा। यदि इन सभी पहलुओं पर काम किया जाता है तब वह दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र और दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद भी आसियान फलने फूलने में सक्षम हो सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत आसियान संबंधों की चर्चा करते हुए आसियान देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इस परिप्रेक्ष्य में बताइए कि चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।